आपको घी पीना पड़ेगा, चाहे वो आपको लोन पे लेके पीना पड़े। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या घी तेल इनसे क्या मुझे दूर रहना चाहिए? नमस्कार, आज के एपिसोड में मेरे साथ है प्रदीप देवपा जी। हम पहला एपिसोड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने जो एक चिट शो शुरू करा है, इसके पीछे बेसिकली हमारा पर्पस था कि आज की डेट में हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, तो नॉलेज बहुत है, गूगल पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेनिफिट्स होते हैं नहीं होते हैं, एक्चुअल में उसके लिए आयुर्वेदिक एंगल क्या है। और आज हमने टॉपिक चूज किया है घी के बारे में। तो ये है एक्सपर्ट और मुझे ज्ञान चाहिए। जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो घी तेल इनसे क्या मुझे दूर रहना चाहिए? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन इनका है कि हमें घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इनकी अपनी धारणा है कि नहीं खाना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग उससे बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, यथा जीवे सुखम जीवे ऋण कृत्वा घृत पीवे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब तक जी रहे हो सुख से जियो। सुखी रहने के लिए आपको घी पीना पड़ सकता है, आपको हेल्दी रहना है तो, चाहे तो लोन पे लेके पीना पड़े, बट आपको घी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, घी उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आयुर्वेद में 4 फैट बताए हैं। अगर आपको फैट कंज्यूम करना है तो 4 फैट होते हैं, उनमें सबसे जो टॉप नॉच का फैट है वो घी है। उसके बाद में सिसेमी ऑयल आता है और फिर कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस आते हैं। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो आयुर्वेद में पंचकर्मा होता है। तो पंचकर्मा में मेजोरिटी जो कर्म किए जाते हैं, यानी कि जो शोधन चिकित्सा की जाती है, उसमें से आप देखोगे तो एक होता है बस्ती होती है, दूसरा होता है वमन होता है, तीसरा विरेचन होता है, चौथा नस्य होता है और एक रक्त मोक्षण होता है। तो इसमें से 3 में, वमन, विरेचन और नस्य में, घी एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि काफी दिन तक आपको घी पिलाया जाता है और उसकी अमाउंट मतलब बढ़ाते जाते हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद में जब वो पेट में पूरे टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर लेता है, वो मेडिकेटेड घी होता है, तो पेट में इकट्ठा कर लेता है सारे टॉक्सिन्स को, फिर उनको फ्लश आउट किया जाता है, या तो नीचे से या फिर उल्टी के थ्रू। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि घी की इंपॉर्टेंस आयुर्वेद के हिसाब से कितनी है और हमारे ट्रेडिशन में कैसे घी की क्या इंपॉर्टेंस रही है। ये जो अभी हम लोग यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल और ये सब। अच्छा, नहीं, तो अब आपका क्वेश्चन है कि घी और ऑयल तो दोनों चीजें हैं, बट बेसिकली उनको सीड ऑयल्स बोल दो या फिर एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स बोल दो। तो वो और घी वर्सेस दोनों, तो घी क्यों, वो मतलब उससे बेस्ट फैट क्यों है। तो बेसिकली क्या है कि घी के अंदर जो कंपोजिशन है फैटी एसिड्स का, वो इतना वाइड स्पेक्ट्रम है उसका कि आप देखोगे उसमें तो आपको सारे ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिल जाता है। आपको एक कॉन्जुगेटेड लेनोलिक एसिड होता है, वो मिल जाता है। आपको एक एमसीटी होता है जो चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, बेसिकली जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट वो फैट की तरह स्टोर नहीं होता। तीसरा, उसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को बरकरार रखता है। जो हमारी एक लेयर होती है गट, उसमें कॉलन के ऊपर जो लेयर होती है, इंजरी ना हो और उसमें कुछ भी बैक्टीरिया की, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए SSCA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा विटामिन A, D, E, K। अच्छा, एक और चीज है, अभी मैंने बोला कि आपको CNA जरूरी है, आपको SFA SFCA जरूरी है, MCT जरूरी है, तो ये आप सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हो। लेकिन घी के थ्रू ही क्यों लेना है? वो इसलिए लेना है क्योंकि आप जब सप्लीमेंट के थ्रू लेने जाओगे तो आप एक एरर कर सकते हो कि या तो ज्यादा अमाउंट में ले सकते हो, कम ले सकते हो, या तो डेफिशिएंसी होगी या फिर कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। घी जो है एक नेक्टार बताया गया है, एलिक्सिर बताया गया है, हमारे आयुर्वेद में भी और संस्कृति में भी हम जो फॉलो करते आ रहे हैं, वो जो कंपोजिशन है वो बेस्ट है, ऑप्टिमम है, वो मदर नेचर का कंपोजिशन है, हमें उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। घी वर्सेस ऑयल का जो आपका क्वेश्चन था कि घी इसलिए बेटर है क्योंकि उसका जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फैटी एसिड्स है वो किसी भी तेल में पूरा नहीं हो सकता। किसी तेल में ओमेगा मिलेगा, किसी में CLA मिलेगा, किसी में कुछ और मिलेगा, बट इसके नियरेस्ट भी नहीं आ सकता, इसलिए घी इंपॉर्टेंट। तो आपने काफी विस्तार में बताया घी के बारे में, बट जैसे घी क्या है सदियों से चला आ रहा है, तो इसमें आयुर्वेद का क्या कहना है इस बारे में? तो मैं 2-3 पॉइंट्स में इसको कवर करना चाहूंगा। मतलब ऐसे तो बहुत जगह उसका रेफरेंस है घी का। पहला तो यह है कि आयुर्वेद के हिसाब से घी जो है सप्त धातु पोषक है। तो हमारे शरीर में सप्त धातु का निर्माण होता है, उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सप्त धातु कौन से होते हैं? जैसे बेसिकली रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, और ये सिक्वेंशियली बनते हैं। रस बनता है, फिर रक्त बनता है, इसी तरह से फिर शुक्र धातु लास्ट धातु बनता है। तो आयुर्वेद कहता है कि सप्त धातु पोषक है, जितने भी हमारे शरीर में 7 धातु बन रहे हैं उनका पोषण करता है। दूसरा क्या है कि जो रस अगर अच्छा बनेगा तो शुक्र भी अल्टीमेटली अच्छा बनेगा। अगर रस करप्ट हो गया तो शुक्र भी आपका उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर आजकल जो इश्यूज आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के और ऐसे वैसे इश्यूज जो है वो इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि पहली बात रस या रक्त गंदा हो जाए तो दूषित हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आयुर्वेदा में घी को एक पॉइजन को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली आयुर्वेदा के हिसाब से 7-8 ऐसे औषधियां हैं जिनका काम होता है कि शरीर से जहर को निकालना, जहर मतलब टॉक्सिन, और उसको निकालना। तो उसमें प्राइम जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो घी होता है। उसके अलावा क्या क्या है? मक्खन है, शहद है, आंवला है, काली मिर्च है, सौंठ है और पिपली है, इसके अलावा घी है। तो ये 7 जो चीजें हैं, इसके थ्रू हम अपने बॉडी में से आमा यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, पुश आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, पॉइजन को एलिमिनेट करता है।
सकता। तो आप रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में पॉइजन्स ले रहे हो। जैसे आप कोई भी हम खाना खा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक है नहीं 100%। हम अगर आटा ऑर्गेनिक ले लेंगे तो सब्जियां ऑर्गेनिक ले सकते हैं, या कुछ ना कुछ रह ही जाएगा जो ऑर्गेनिक नहीं हो। तो किसी ना किसी फॉर्म में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हमारी डाइट में इंक्लूड हो रहे हैं और उनके थ्रू हमारी बॉडी में हम पेस्टिसाइड या टॉक्सिन्स को इंटेक कर रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उनको रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए घी डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि हमारी जो फायर है, जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको इंप्रूव करता है। कैसे करता है? तो बेसिकली घी एक ऐसा पदार्थ है, इकलौता पदार्थ है जो कि पित्त का शमन करता है, यानी कि पित्त जो बॉडी में बढ़ जाता है उसका शमन करता है और हमारी अग्निवर्धक है, अग्नि को बढ़ाता है। ये सिर्फ ऐसा इकलौता मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट होगा, क्योंकि बाकी अगर आप पित्त को पैसिफाई करने के फूड्स आप इंटेक करते हो तो उससे अग्नि जो है आपकी थोड़ी सी मंद हो जाती है। बट अग्नि हमारी हमेशा अच्छी प्रदीप्त होनी चाहिए, प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी बॉडी में अगर आप पहली जो हमने पहला निवाला यहाँ से खाते हैं, उसके बाद में जो सेलुलर लेवल तक का जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसके बीच में 14 अग्नियां होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक हमारी जठर अग्नि होती है, अमाशय और पक्वाशय की होती है। 7 धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। 3 दोषों की होती है, वात पित्त कफ की। 3 मल होते हैं, तीनों मल की अपनी अग्नि होती है। तो सारे मिला के 14 अग्नि होती है। हर एक स्टेज पे अगर आप घी इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में तो आपकी सारी की सारी अग्नि इंटैक्ट रहती है। अगर कोई भी अग्नि मंद होती है तो उसी में वहीं पर रूट कॉज शुरू हो जाता है किसी न किसी बीमारी। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का मानना है घी के बारे में। अच्छा, ये आयुर्वेद का तो आपने बता दिया, बट अभी आजकल के टाइम में क्या स्ट्रेस बहुत है, मतलब लोगों को मेंटली फिट रहना है, मेंटल हेल्थ अभी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। तो इसमें भी क्या घी के सेवन से कुछ आपको क्या लगता है, कुछ बेनिफिट होगा? हाँ, तो देखो, घी जो है जैसे पहले तो मैंने कवर कर ही लिया कि सप्त धातु पोषक है, तो सप्त धातु में हमारे सारे धातु का निर्माण हो रहा है, पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है। बट फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिमाग के बारे में ये है, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में ये है कि हमारा जो ब्रेन है 60%, अगर आप उसको ब्रेन को बाहर निकाल के वेट करोगे तो 60% जो उसका ड्राई वेट होगा वो फैट है। 60% जो है वो फैट से ही बना हुआ। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे एसेंशियल फैट्स चाहिए जिससे उसकी हेल्थ बरकरार रह सके। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि जैसे मैंने पहले बताया था, नस्य घृत करते हैं, पंचकर्मा का एक शोधन वो है। तो आपको ये कॉलर बोन से ऊपर की जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, या शोल्डर से ऊपर की जो आपकी पूरी, इसमें दिमाग आ गया, आपका साइनस की लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आजकल, आईज हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये जितने भी इश्यूज हैं ये सारे एड्रेस हो जाते हैं अगर आप रोज रात को नस्य घृत यानी कि नाक में 2-2 बूंदे नस्य घृत की डाल के सोते हो तो। ठीक है, तो उससे क्या आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी हार्मोनल हेल्थ बेटर होती है और ब्रेन जो है ना 100% ठीक ढंग से परफॉर्म कर पाता, फंक्शन कर पाता है। तो वो जो स्ट्रेस है उनको मतलब डिपॉजिट नहीं होने देता, उनको रिमूव करता रहता है, तो ये फ्लैश आउट करता है। मेंटल हेल्थ में भी आप बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2-2 बूंदे सोने से पहले नाक में डालोगे तो आपकी इससे ऊपर के जितने भी इश्यूज है सारे इशू को एड्रेस कर सकते हो आप घी से। और दूसरा है फिर मेंटल हेल्थ के साथ आजकल हार्ट हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ हम ना, तो ये दो एक ना बहुत जरूरी हुआ है। तो हार्ट हेल्थ में भी क्या, क्योंकि जनरली लोगों का ये कंसेप्शन रहता है कि भाई घी से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ। और मतलब फिर ये हार्ट हेल्थ के लिए कैसे, मतलब कुछ हो सकता है? हाँ। इम्प्रूवमेंट मिलता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले कवर किया था कि इसके अंदर कुछ यूनिक कंपोजिशंस हैं, जैसे CLA कंजुगेटेड लेनोलिक एसिड है, ब्यूटरेट एसिड है और बहुत सारी चीजें जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं बॉडी का। तो जो CLA है वो बहुत ही यूनिक एक पैरामीटर है इसके अंदर। CLA बेसिकली क्या करता है, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, HDL और LDL का जो बैलेंस, बॉडी में अगर LDL बढ़ेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन अगर आप HDL का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वो LDL को अपने आप ही खत्म कर देगा और जो आर्टरीज में ब्लॉकिंग होती है उसको वो चेक में रखेगा, मतलब उसको ठीक रखेगा अगर ये दोनों का बैलेंस आपका सही है। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हो HDL और LDL आप दोनों ये पैरामीटर्स आपके सामने आते होंगे, तो इस लिपिड प्रोफाइल को वो मेंटेन करता है CLA, और वो आप घी के थ्रू ले रहे हो। तो हाँ, इसमें एक चीज मैं डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई ऑलरेडी बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है या हार्ट का मतलब बिल्कुल उसको स्ट्रोक वगैरह आ गया है, उस टाइम पे बोले घी मिला दो 1 चम्मच और ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वो स्टेज पे ना आना पड़े, तो इसलिए आप अपनी डाइट में शुरू से उसको इंक्लूड करके चलोगे तो वो स्टेज पे आने की थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है तो वो ले सकते हैं। हाँ, बट अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो तो थोड़ा सा आप डॉक्टर की सलाह लो। मैंने आपको बोन हेल्थ भी पूछा था क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ जॉइंट लाइंस के, हाँ, जॉइंट पेन के पहले तो सिर्फ देखते थे हम कि सीनियर सिटीजन्स में ये होता था, बट आजकल यंग लोगों में भी ये बहुत बढ़ गया। 30s 40s में इशू। घी जो है आप इसका देखोगे तो ना, ये अल्टीमेटली कुछ तभी तो कुछ स्टडीज हुई हैं, तो इसके अंदर जो विटामिन आपका D होता है, विटामिन A, E और D के का जो कॉम्बिनेशन है और बाकी सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, उस स्टडी में पाया गया है कि ये बोन मिनरल डेंसिटी को इम्प्रूव करता है आपका। और इसका जो एक प्राइमरी काम है घी का, वो क्या है, बॉडी को नरिश करना, जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करना। जितना भी जॉइंट्स में पेन होता है वो वहाँ पे वात बढ़ जाता है, उसके कारण होता है। अगर आपके जॉइंट
जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहेंगे तो वो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। तो आप आर्थराइटिस को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप हमेशा अपनी डाइट में घी इंक्लूड करके रखते हैं। डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा है कि जो देखते हैं कि आज बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें भी कैसे कुछ हेल्प हो सकता है? तो देखो इसमें ना थोड़ा सा एक थ्योरी दूंगा यहाँ पे। अल्टीमेटली क्या है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि फैट की जो कैटेगरी है, हम ऑलरेडी फैट कंज्यूम कर रहे हैं, हम ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, हम जो रिफाइंड ऑयल है वो खा रहे हैं, अदर सोर्सेज ऑफ फैट हम ले रहे हैं मीट से या इधर उधर। बट मैंने एक शुरू में बात बताई थी कि फैट में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फैट है वो घी है। तो इसमें एक ये चीज कर सकते हैं कि जो रेशो है, आप अदर ऑयल्स को या अदर फैट को कम करके आप घी का इंटेक बढ़ा सकते हो। ठीक है, पहले हमारे ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे कुकिंग मेजरली जो कुकिंग होती थी वो घी में होती थी। कहीं लड्डू खाते थे या और भी कुछ ऐसी कुजीन होती थी कि वो घी में ही बनती थी, तो उसकी वजह से लोगों में इश्यूज नहीं आते थे। अब मैं आप उस पॉइंट पे आता हूँ कि डायबिटीज के लिए कैसे हेल्प करता है घी। ये है तो एक्चुअली में एक फैटी। फैट क्या करता है, आपकी बॉडी में एक सैटिएटी लेके आता है। डायबिटिक लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है उनमें क्या होता है कि आपने खाना खाया, आपका शुगर एकदम से स्पाइक कर गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको वापस आप यूरिन के थ्रू वो निकल गया, शुगर आपका शांत हो गया, फिर आपको भूख लगाई। तो शुगर स्पाइक होना और बार बार भूख लगना, तो इन दो चीजों को घी कैसे सर्व करता है। आप जब रोटी पे चुपोड़ के घी खाते हो, सब्जी में एक चम्मच घी डाल के खाते हो, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको लो कर देता है। मान लो रोटी का 50 से 60 की रेंज में, एक चम्मच घी लगा दिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 30 to 40 की रेंज में आ जाएगा। ब्लड में जो शुगर रिलीज है वो डिले हो जाएगा। दूसरा फैट है तो उसको बचाने में टाइम लगेगा, तो हंगर डिले हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट्स में वो हेल्प करेगा। तो इसमें एक थंब रूल ऑन क्या कर सकते हैं, आप मान लो एक डायबिटिक पर्सन है, वो 3 रोटी खा रहा है, उसको एक रोटी हटा के 1 चम्मच घी ऐड कर लेना है। ये अगर प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो तो आपकी कैलोरी उतने ही काउंट बनेगा और बाकी फैट को रिड्यूस करके घी बढ़ा सकते हो, तो तब आपको काफी हेल्प मिलेगी। बट कितना घी खाना चाहिए और कैसे किस किस मील्स पे खाना चाहिए? ओके, क्योंकि ये है कि एक्सेस भी ना हाँ नहीं सही बात है। मॉडरेशन इज द की। कोई भी चीज को मॉडरेट तरीके से करेंगे, बैलेंस में रखेंगे तो सारी चीजें बैलेंस ही रहेंगी। आयुर्वेद में हर एक जो बॉडी टाइप है बहुत यूनिक है। मेजरली अगर हम देखें तो 3 बॉडी टाइप होती है, एक कफ प्रकृति होती है, एक वात प्रकृति होती है, एक पित्त प्रकृति होती है। तो जो थोड़े ओबीज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उनको जो है घी का जो इंटेक है दिन के टाइम में, जो मिड मील होता है हमारा, उसमें आप 1 से 2 चम्मच घी इंक्लूड कर सकते हैं और बाकी टाइम सिर्फ आप रोटी पे चुपोड़ के खा सकते हो। लेकिन जो वात प्रकृति के लोग हैं, यानी कि मिड फ्रेम और थिन फ्रेम मेरी तरह, वो जैसे मतलब तीनों टाइम घी खा सकते हैं। इसके अलावा जो फिजिकली एक्टिव हैं और जो ग्रोइंग किड्स हैं, प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं वो। जैसे मैं अपना खुद का अपना बता देता हूँ कि मैं योगा करता हूँ, 2-3 घंटे मेरे योगा में जाते हैं, तो मैं करीबन 40 से 60 ग्राम के बीच में मेरा डेली इंटेक होता है। लेकिन हाँ, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आपको वो एक मॉडरेट में रखना है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच से ज्यादा एक मील में नहीं लेना। और अब किस तरह से खाएं, आप देखो रोटी में चुपोड़ के खा सकते हो, सब्जी में डाल के खा सकते हो ऊपर से। इसके अलावा अगर आपको कुछ आइटम्स घी में ही फ्राई करनी है, घी में पकाना है, तो भी कर सकते हो, क्योंकि घी का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बियॉन्ड 250 डिग्री है और उसका सबसे हाई स्मोक पॉइंट होता है। किसी भी फैट का आप देखोगे ना, एक पॉइंट पे क्या होता है कि जब जिसका लो स्मोक पॉइंट होता है तो उसमें से वो कार्सिनोजेनिक तत्व बनने शुरू हो जाते हैं। फ्राई भी कर सकते हैं, पकौड़े कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का घी। लेकिन पहले होता था कि जो बहुत ज्यादा रिच लोग होते थे वो घी अफोर्ड करते थे, इसलिए तेल आया, अदरवाइज घी बेस्ट ही है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्यों नहीं। घी कौन सा बढ़िया? आप देखो सब इतने सारे ब्रांड आ गए, गांव से बहुत दूर है तो एकदम वो तो मिल नहीं सकता प्योर घी, बट कौन सा घी लेना चाहिए? तो इसमें मैं बता देता हूँ कि मेजरली 3 तरीके के घी अवेलेबल है। एक तो वो होता है जो 300 से 400 रुपए लीटर मिलता है, यानी कि वो क्रीम बेस्ड घी होता है। क्रीम बेस्ड घी कैसे बनता है, जो जनरली दूध में से क्रीम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो आप डबल टोन और सिंगल टोन दूध लेते हो तो उसमें से क्रीम जो एक्सट्रैक्ट हो जाती है उसको पिघला के घी बना लिया जाता है। दूसरा कैटेगरी का जो घी है, जो आजकल लोग बोलते हैं कि हम घर में घी बनाते हैं अपना खुद का, तो वो तो हमारे लिए हेल्दी होगा, लेकिन वो उनका बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो लोग 10 दिन की 15 दिन की मलाई इकट्ठी करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, उसको हीट अप करते हैं और फिर घी बना लेते हैं। बट ये भी घी सही नहीं है। तो घी के जो गुण जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको सारे लाभ कब मिलेंगे, ये लाभ मिलेंगे जब आप उसके जो पूरा प्रोसेस है, बनाने की विधि है, वैदिक मेथड है, उसको आप फॉलो करके बनाते हो। आपने दूध निकाला, दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद में कर्ड जमाया, कर्ड को आपने फिर बिलोना मेथड से उसमें से मक्खन निकाला और मक्खन निकालने के बाद में उस मक्खन को मेल्ट करके आप जो घी मिलता है आपको गोल्डन कलर का, वो ही घी सबसे उत्तम क्वालिटी का है। इसके अलावा अब 2 घी रख दो आप, 300 रुपए 400 किलो वाला और ये बेस्ट क्वालिटी, तो आप ऐसे कोई नहीं बता सकता, बट वो खाने के बाद उसके जो रिजल्ट्स आते हैं तो उससे ही पता चलता है। तो इसलिए आप बस ये इंश्योर करो कि किस प्रोसेस से बना हुआ है, बिलोना मेथड से बना हुआ है क्या, और एक के बाद मक्खन निकाल के बनाया है या सीधा क्रीम या मलाई को पिघला के बना दिया। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है कि मलाई इकट्ठा कर लेती हैं तो उससे बना। ये जो जनरली जो हमारे सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जो, तो ये कौन से मेथड से? ये क्रीम से और मलाई से निकलता है। इसमें एक थोड़ा सा आपको फर्मेंटेड उसकी एक महक आती है,
तो आपको पता चल जाता है, तो थोड़ा खट्टापन आता है उसमें। पुराने घी खाने वाले लोग हैं वो सुन के बता सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं पता चलता है। बस ये इंश्योर करना है कि क्या मेथोडोलॉजी से बनाया है। और एक ये काओ और बफेलो की, हम जितने भी अभी बात कर रहे थे सारी देसी गाय के घी की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ अब इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि कौन सी गाय। गाय में भी बहुत सारी वैरायटी है। आजकल ना जो ज्यादा दूध देने वाली जो एचएफ जर्सी गाय अवेलेबल है, इंडिया में भी होती है, सारे वर्ल्ड वाइड होती है, वो 40 लीटर 50 लीटर 60 लीटर भी दूध देती है एक टाइम में। वो घी की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देसी गाय के घी की। इसको देसी घी बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो इंडिया में क्या है, रीजनल बेसिस पे अलग अलग गाय की वैरायटी है। जैसे आप साउथ में जाओगे तो हल्लीकर ब्रीड होगी, या वहाँ के तमिलनाडु में अलग ब्रीड होगी। आप गुजरात, महाराष्ट्र और इस रीजन में जाओगे, राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे आपको गिर मिल जाएगी, आपको वहाँ पे कांकरेज मिल जाएगी, आपको वहाँ पे थार बारकर मिल जाएगी। तो अलग अलग जगह पे क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से अलग ब्रीड वहाँ पे के लिए सुटेबल होती है। सारी गायों में एक चीज, दो चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि जो देसी गाय होती है ना, उनका गलकंबल होता है। गलकंबल बदन के यहाँ से स्किन लटकती है, उसको गलकंबल बोलते हैं। तो जो गलकंबल है वो उनका लटका हुआ होता है। अब एचएफ जर्सी में देखोगे तो वो होगा ही नहीं। और दूसरा कमर पे हम्प होता है। तो ये दो चीजें से पता चलता है कि ये देसी गाय है। अब गलकंबल और इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में वो गाय रह रही है, लिए बेस्ट सुटेबल है वो। मिल्क जो होता है गाय के अंदर, जो मिल्क है वो नेक्टार है, वो अमृत है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। उसके ऊपर कोई टेम्परेचर या एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशंस है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, वो उसको हार्म नहीं करना चाहिए। जैसे एक किसी भी फल के अंदर बीज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है कि पहले छिलका होता है, फिर उसके अंदर थोड़ा गुदा होता है, फिर उसके अंदर एक शेल होता है, उसके अंदर कहीं जाके बीज छिपा हुआ होता है। तो ऐसे प्रकृति उसको प्रिजर्व करके रखती है। सेम इसी तरह जो देसी गाय के अंदर ये मैकेनिज्म दिया है, जो गलकंबल और ये हम्प मिलके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, जिससे दूध की क्वालिटी डिग्रेड ना हो। इसलिए इसकी महत्व ज्यादा है उसका। घी के बारे में मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर उनके कुछ डाउट्स है जो मैं नहीं पूछ पाया तो वो आपसे पूछ सकते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।